नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक, और शेयर करें अपने दोस्तों को या जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनको, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक निःशुल्क पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर उपलब्ध कराया गया है। तो आप हमेशा परिश्रम करिए, पढ़ते रहिए। तो इसमें आज हम इसके पहले हमने व्याकरण के बारे में देखें। व्याकरण में हमने वर्णमाला से शुरू किया है। वर्णमाला, वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, किसका उच्चारण कहाँ से होता है, उसको हमने समाप्त कर दिया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसमें आप उसका लिंक हमने नीचे दे दिया है, उसको ज़रूर आप देखिए। तो इसमें चलिए हम देखते हैं हिंदी व्याकरण में ही एक आता है विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है एक हमेशा के लिए रुक जाना, ठीक, जैसे जीवन में हमेशा के लिए रुक जाना, विराम लग जाना, उसको कहते हैं। लेकिन हम लोग उस विराम के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जब हम लोग काव्य पढ़ते हैं या गद्य पढ़ते हैं, पद्य पढ़ते हैं, या कोई चीज़ हम किसी से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, उसमें जो रुकावट आती है, जो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसी को हम विराम कहते हैं, विराम चिन्ह। जब हम लिखेंगे तो चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अगर बातचीत कर रहे हैं तो विराम लेंगे थोड़ा सा। उसी कड़ी में हम देखते हैं। तो आगे देखें, विराम चिन्ह ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप साहित्य पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाएंगे, उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे पहले उदाहरण देख लें तब वो बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे रुको मत जाने दो, अब देखो एक और इसी तरह, रुको मत जाने दो, जाने दो। अब इसमें आप समझ गए होंगे, विराम का प्रयोग अगर इधर उधर कर देंगे तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा। जैसे रुको, पहले रुकिए, मत जाने दो, और यहाँ रुको मत जाने दो। तो इसी में हम देखेंगे कुछ विराम चिन्ह जो महत्वपूर्ण है हमारे टॉपिक में भी है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण विराम। नंबर 1 पे पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम, जहाँ से कोई वाक्य अगर हम बोल रहे हैं या कोई शब्द बोल रहे हैं तो वहाँ हमेशा के लिए रुक जाएं, वहाँ विराम ले लें। अच्छा, जैसे काफ़ी देर तक ठहराव रहे वहाँ, तो उसे कहते हैं पूर्ण विराम। इसका प्रयोग, इसका चिन्ह क्या है, इस तरह। हिंदी में एक खड़ी पाई की तरह है, और इंग्लिश में आप देखेंगे विराम इस तरह लग जाता है, यानी पूर्ण विराम। जैसे राम जाता है, राम जाता है, ये पूर्ण विराम आ गया, वाक्य यहाँ खत्म हो गया। अब जब दूसरा वाक्य शुरू करेंगे तो फिर उसमें जो भी चिन्ह लगेंगे उसको लगाएंगे। तो इस तरह हम देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया पूर्ण विराम, जहाँ रुक जाना, कोई वाक्य अगर बोल रहे हैं तो वहाँ समाप्त हो जाना, या लिख रहे हैं तो समाप्त हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण विराम। दूसरे नंबर आता है अर्ध विराम। दूसरे नंबर पर
अर्ध विराम चिन्ह। अब क्या है, यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ अर्ध। पूर्ण यानी पूरी तरह, अर्ध यानी आधा, थोड़ी देर के लिए रुकना। यानी पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय में रुकना, इसे हम कहते हैं अर्ध विराम। इसका चिन्ह क्या होता है, इस तरह एक बिंदी लगा के फिर इस तरह अर्ध विराम। इसका प्रयोग यहाँ जैसे दो या दो से अधिक उपाधियों की बात चल रही है, तो जैसे हमने कहा क्या किए हो, कहोगे बीए किए हैं, उसके बाद यहाँ अर्ध विराम लगा के एमए, इस तरह से ये अर्ध विराम लगेगा। अब देखें पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इसके बाद कौन सा आता है, अल्प विराम। तीसरा नंबर अल्प विराम चिन्ह। अब यहाँ क्या होगा, अल्प विराम जिसे हम कॉमा कहते हैं, इंग्लिश में कॉमा, इसको कैसे लगाते हैं, इस तरह कोई शब्द है तो उसके नीचे लगाते हैं, जैसे राम, इसके नीचे लगाएंगे। तो जैसे कोई संज्ञा है, जैसे राम, श्याम, और, यहाँ और का प्रयोग हो, यहाँ और न लगाया जा सके तो वहाँ हम कॉमा लगा देते हैं, जैसे राम, श्याम और मोहन देख रहे हैं, कॉमा लगा, राम, श्याम और मोहन, राम मोहन। तो यहाँ दो शब्दों के बीच में कॉमा लग गया। कॉमा का मतलब क्या होता है, यानी अल्प विराम। पूर्ण विराम अधिक देर तक रुकना, अर्ध विराम उससे थोड़ा कम समय तक रुकना, अल्प विराम बहुत कम समय के लिए रुकना। जैसे कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हल्का सा रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर जहाँ अर्ध विराम आ जाएगा तो जो हल्का सा रुकेंगे उससे थोड़ा सा ठहराव और करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। पूर्ण विराम जब आएगा तो वहाँ थोड़ी देर क्या, काफी देर तक रुकेंगे, यानी वाक्य वहाँ पूरा हो गया। इन सब में वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, चल रहा है, लेकिन पूर्ण विराम में वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो ये हमारे 3 हो गए। चौथा देखें, चार आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक जहां पर, इसका निशान इस तरह, जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाए, क्या वह घर जा रहा है, क्या राम घर जाता है, अब यहाँ प्रश्नवाचक लग गया। इसी तरह प्रश्न के जहाँ चिन्ह लग जाए वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, इस तरह बनेगा। तो लग गया तो वहाँ कोई प्रश्न पूछा गया है। फिर अगला 5वें नंबर पर विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। या इसे आश्चर्य, आश्चर्य कहते हैं। जैसे कहीं विस्मय हो या आश्चर्य की बात कर रहे हो तो वहां पे इसका चिन्ह लगता है। इसका चिन्ह क्या है, इस तरह बनता है, एक खड़ी पाई, इसके बाद एक बिंदी। तो विस्मय की कोई बात हो
जैसे कहते हैं अरे वह घर गया, अरे अरे अब यहाँ लग जाएगा अचानक, आश्चर्य की बात है ना, वह डर गया, इस तरह बन जाएगा अरे। जहाँ विस्मय हो या आश्चर्य की बात हो वहाँ इसका चिन्ह लगेगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह। 6वें नंबर पर निर्देश, या इसे हम डैश कहेंगे। तो इसका चिन्ह कैसे होता है, इस तरह, जैसे कोई दो शब्द हैं उसके बीच में मिल गया, इसे राम श्याम, इस तरह डैश का जो चिन्ह लगेगा निर्देश यानी डैश का चिन्ह, केवल एक पाई खींच देंगे। फिर 7वें नंबर पे हंस पद, हंस पद, ये क्या होता है, अगर कोई वाक्य आप लिख रहे हैं उसमें एक शब्द छूट गया है तो उसको जोड़ने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने श्याम को मारा। अब इसमें अगर आप कोई शब्द अगर छूट गया, मान लो डंडे से, इस तरह हंस पद लगा के उसमें जोड़ देंगे तो यानी इससे मतलब हो जाएगा कि यह शब्द जो है यहाँ पे रहना चाहिए था लेकिन उसको हमने भूल गया, तो इस तरह लगाएंगे, ऊपर ही लगेगा नीचे नहीं लगता है। फिर अगला देखें 8 पे विवरण चिन्ह, अगर किसी चीज का हम विवरण दे रहे हैं तो उसको कैसे देंगे, इस तरह बनाएंगे। जैसे हम परीक्षा में देखते हैं प्रश्न पूछा जाता है कि उसकी व्याख्या करिए, तो जैसे हमने दीपावली, दीपावली पर हमें व्याख्या करनी है, दीपावली पर लिखना है, तो इस तरह लगा के इसका मतलब है कि उसके बारे में विवरण दे रहे हैं, यही उसकी पहचान है यानी चिन्ह है। हम जब पेपर देते हैं तो उसमें रहता है उत्तर लिखिए, तो उत्तर जब लिखते हैं तो ऐसे करके ऐसे करते हैं यानी उसका विवरण दे रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। एक आता है सबसे महत्वपूर्ण होता है 9वें पर उद्धरण चिन्ह, ये क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कामा। इसमें इन्वर्टेड कामा, कोई शब्द हमने लिखा उसको लगा दिया। एक और बनता है इसी तरह डबल इन्वर्टेड कामा। अब इसका मतलब सुनिए, उद्धरण चिन्ह का मतलब है जब एक इन्वर्टेड कामा रहेगा तो उसमें किसी शब्द को हम रखते हैं। अब डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत हम कोई वाक्य है उसके बारे में बता रहे हैं, यानी जो भी यहाँ रहेगा वह महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। एक सिंगल होता है, एक डबल, डबल जो है वाक्य की तरह होता है और सिंगल जो होगा वह एक शब्द की। अब एक आता है 10वें नंबर पर लाघव चिन्ह, इसका प्रयोग इस तरह होता है। इंग्लिश में इसका प्रयोग इस तरह होता है लाघव चिन्ह का। और एक 11वें नंबर पर अगर आप देखना चाहें तो जो कोष्टक होते हैं, कोष्टक चिन्ह, इसमें कौन कौन कोष्टक आए, इसमें कई प्रकार के कोष्टक होते हैं। एक इस तरह कोष्टक लगता है, एक तो आपको इस तरह कोष्टक लग जाता है, और एक
इस तरह कोष्टक लगता है। ये तमाम कोष्टक हैं, लेकिन हिंदी में हमें सबसे महत्वपूर्ण देखना है पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, अर्ध विराम कहाँ लगेगा, अल्प विराम कहाँ लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कब लगेगा, निर्देश यानी डैश, हंस पद यानी जो छूट गया उसको जोड़ना, विवरण किसी चीज का विवरण देना है, उद्धरण चिन्ह इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं इंग्लिश में, लाघव चिन्ह इसको गोले के ओ की तरह दिखाते हैं। अब कोष्टक ये कई प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा विराम चिन्ह जो महत्वपूर्ण चिन्ह है उसी के बारे में देखा। आप इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको विराम चिन्ह को ध्यान देना रहता है, या आप कोई लेख लिख रहे हैं तो उसमें विराम चिन्ह का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप कोई लेख लिखेंगे तो अगर विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा, या कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसमें विराम चिन्ह नहीं है तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए विराम चिन्ह को अच्छे से पढ़िए और उसको ध्यान दीजिए। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।